देखो माया, गुब्बारे कैसे फुला कर रखे हैं। सुई चुभते ही फूलों की बारिश होगी, हमारी किस्मत। दीदी, पिन चुभते ही गुब्बारे का फटना तो तय है, क्योंकि उसमें फूल नहीं गंदा पानी होगा। दीदी, उस गुब्बारे में भरे फूलों को निकालकर उसमें गंदा पानी भरना होगा। जैसे ही बिल्ली घर आएगी, उसके स्वागत में हम गुब्बारे फोड़ देंगे, तब उस पर गंदा पानी गिरेगा। गंदा पानी गिरकर उसके सारे कपड़े खराब होने चाहिए। मैं उसे ऐसे देखना चाहती हूँ। उसकी घिन देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। दीदी, दीदी, इस काम की जिम्मेदारी आपकी है, सब आप ही देखोगी। हो गया माया, तुमने कहा है तो काम खत्म समझो। भैरव, अगर तुम्हें कुछ करना है तो बेली के केक काटने से पहले मोमबत्ती जलानी है। उस मोमबत्ती से रंग बिरंगी चिंगारियां निकलनी चाहिए। उस चिंगारी की वजह से उसका चेहरा विकृत होना चाहिए, दिख न सके ऐसा घाव हो, और तड़प तड़प कर वो मरनी चाहिए। और ये सब देखकर मुझे मजा आना चाहिए। अगर भैया को इस बारे में पता चला तो? मोमबत्ती के अंदर पाउडर ज्यादा होगी या फिर उसमें से कोई एक मोमबत्ती खराब है, ऐसा बोल सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि मुत्तू जी को शांत करना है भैरव, बिल्ली को दर्द देना ये जरूरी है। मेरे अंदर की नफरत की आग अभी भी नहीं बुझी है, मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगी। हमें तो तुमने काम सौंप दिया है, तुम क्या करोगी माया? ये माया चुप नहीं बैठेगी दीदी। मुत्तू जी ने बिल्ली को देने के लिए एक साड़ी लाई है। उस साड़ी को ध्यान से देखकर उसे जिस हाल में होना चाहिए उस हाल में रख कर आती हूँ। योजना तो कमाल की है। साड़ी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद ही उसे रखना चाहिए ना। जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे ही महत्व मिलना चाहिए। बीच में कोई भी आकर मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माया, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो। जो हम तीनों ने मिलकर सोचा है उसे मिलकर जल्द से जल्द पूरा कर दे। ठीक है। देखो, तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उसकी सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। क्या हुआ? गुस्सा आया क्या? माफ करना, ऐसे नाराज होते हैं क्या? आपके लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको बिल्ली के आने का इंतजार करना होगा और उसके आने के बाद आप उसके पास जा सकते हो। और तब तक तुम दोनों बक्से में सुरक्षित रहो, ठीक है? अब ये सारा मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ऊपर से ये हरिणी बिल्ली को ही समर्थन दे रही है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हरिणी बिल्ली को जो तोहफा दे रही है उसे और अच्छा बनाना होगा। ये बिल्ली के लिए है, और कौन कौन सा तोहफा देना है दे दो। मैं भी देखती हूँ वो इसे कैसे पहनती है। जन्मदिन की शुभकामनाएं बिल्ली।
मुत्तू जी तुम्हें इतनी अच्छी साड़ी दे रहे हैं और मैं इसे देखकर चुप रहूं? बेली, इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगोगी। अब ये साड़ी फट गई है, अब तुम क्या करोगी? इसे सिला कर पहनोगी या फिर ऐसे ही पहनोगी? तुमने मुझे चुनौती दी और मैं चुपचाप रहूंगी बेली? क्या मेरे ही सामने मुत्तू जी तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे? हो ही नहीं सकता। मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। मुत्तू जी, बेली के लिए नई साड़ी यहाँ रखी है। माया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है दीदी? यहाँ देखो। ये क्या है दीदी? खुशखबरी के नाम पर तुम मुझे डरा रही हो। तुम्ही ने तो कहा था ना माया, आज बेली का जन्मदिन है, उसके लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। दीदी, हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा होना तुमने चाहिए। कहा था ना माया, इसलिए तांत्रिक के पास जाकर ताबीज लेकर आई हूँ। अगर वो पहन लेती है तो उसके साथ सिर्फ बुरा ही होगा। शाबाश दीदी, बिल्ली को दर्द देने के लिए हमें एक और अस्त्र मिल गया। ये कैसे काम करेगा दीदी? इसे बेली के हाथ में बांध दिया जाए तो काफी है। उनके शक्तिशाली मंत्र से क्या होगा? ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उस बेली का इस घर से जाना पक्का है। दिखाओ मुझे। बेली को इसे पहनाना तक तो ठीक है, लेकिन उसे पहनाएगा कौन? क्या ऐसा कोई काम है जो हमारी दीदी नहीं कर सकती? लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। इसकी शक्ति सिर्फ एक दिन की है। हम भी वही चाहते हैं ना दीदी। पूरा दिन ये उसके हाथों में रहे, यही काफी है। हमने तय किया है ना कि उसे परेशान करना है। अगर इसने हमारा साथ दिया तो बिल्ली कुछ नहीं कर पाएगी। उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। लिख के ले लो। चित्रा हमेशा बेली की रक्षा करती है, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तावीज चित्रा को उसके पास भी नहीं जाने देगी। इतनी ताकत है इसमें। ये अच्छी खबर है भैरव, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। दीदी, आप जाकर बेली से कहिए आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं मंदिर जाकर तुम्हारे लिए पूजा कर कर ये खास ताबीज बना के तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। फिर जो नाटक होगा उसे देखकर हम खुश होंगे। क्या कहते हो? बढ़िया। बढ़िया। भैया आ रहे हैं। माया, तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? बेली आ गई क्या? नहीं मुत्तू जी, इस खुशी का जश्न मनाने के लिए हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, है ना दीदी? हाँ 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 भैया। आप सबने सजावट बहुत अच्छे से की है। बेली के मामले में जो भी सोचा जाए सब कुछ अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उसका दिल ही इतना अच्छा है। बस नाम के लिए वो बेली है, लेकिन असल में वो सोना है। आओ बेली, जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें 100 साल अच्छी तरह से रखे। धन्यवाद मुत्तू जी। बेली, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हरिणी। भगवान करे तो हमेशा खुश रहो, इसीलिए पूजा करके कुमकुम लाई हो। भैया, ये लीजिए ये कुमकुम। लो हरिणी, तुम बेली से कितना प्यार करती हो ना? भैरव, तुम्हारी पत्नी को देखो, घाव पर सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि पेट्रोल डालकर और जलाती है। दीदी, भैरव, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उस पर गोली चलाने का मन कर रहा है। उससे पहले उसका हंसना बंद करना होगा, नहीं तो मैं क्या करूंगी मुझे पता नहीं। मुत्थु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए मुत्थु जी। उठ जाओ बेली, ऐसे ही हमेशा हंसती रहो, ठीक है ना? मुत्थु जी, मेरे लिए जो साड़ी लेकर आए हो ना, जल्दी दे दीजिए मुझे, मैं पहन कर आती हूँ। भैया, आप पहले ही उसे साड़ी दे दो, वरना सपने में भी कहेगी कि मुत्तू भैया ने मुझे साड़ी दी ही नहीं। वो बात भी सही है। अब तुम्हें केक काटना है और हम सबको तुम्हें केक खिलाना है। बहुत काम है। तुम एक काम करो, सीधे मेरे कमरे में जाओ, वहाँ तुम्हारी साड़ी रखी है।
पहनकर जल्दी आ जाओ, तुम्हारी नजर उतारने के लिए कई लोग खड़े हैं, ठीक है ना? जाओ मुत्तू जी। समय नहीं है, जल्दी जाओ बिल्ली। दीदी तुम भी जाओ। बेली जरा रुको तो। क्या हुआ दीदी? बेली आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हारा सब अच्छा हो इसलिए मैं मंदिर जाकर तुम्हारे नाम से पूजा करवा कर ये तावीज लेकर आई हूँ। इसे पहनकर तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। चाची, बेली को तैयार होकर आने में समय लगेगा, आप आकर बैठिए। मुत्तू, जब तुम हमारे घर आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन वो बात तुमने अपने दिल पर नहीं ली और तुम बेली का जन्मदिन इतने अच्छे से मना रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या कहूँ। अरे चाची, वो सब पुरानी बातें हो गई है। आज बेली का जन्मदिन है, हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए। आप लोग भी ये पुरानी बातें लेकर कहाँ बैठ गए? मुत्तू, बेली को ठीक से साड़ी पहनने नहीं आती है। अगर कोई उसकी मदद करे तो ठीक है, नहीं तो वो साड़ी पहनने में 1 घंटा लगाएगी। ऐसा है क्या? धन्यवाद दीदी, मैं साड़ी पहन के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ तैयार हो। हरिणी, तुम भी उसके साथ जाओ। ठीक है भैया। चाची, बेली चाहे कोई भी कपड़े पहने, वो सारी कपड़ों में बहुत प्यारी लगती है। जाओ जाओ, मैंने उसके लिए रखे साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब तुम खुद तय करो कि उसे वो पहनना है या नहीं। बहुत हंस रही हो ना, बाद में सब तुम्हें देखकर हंसेंगे। तैयार रहना। और उसमें भी उसे जो रंग पसंद है वही साड़ी लेकर आया हूँ। आप देखते रहिए, जब वो साड़ी पहन कर आएगी तो बिल्कुल देवी जैसी लगेगी। ये साड़ी तुम्हारे लिए बनी है या फिर तुम इस साड़ी के लिए बनी हो ये पता नहीं, लेकिन इस साड़ी में तुम देवी जैसी लग रही हो। जाओ मुत्तू जी, आप बस मुझे परेशान करते रहते हो। अरे वाह, जब चिढ़ाता हूँ तब तुम कहते हो तारीफ कर रहा हूँ, और जब तारीफ कर रहा हूँ तब कहते हो चिढ़ा रहा हूँ। तुम खुद भ्रमित हो रही हो और मुझे भी भ्रमित कर रही हो। सच में क्या मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ क्या मुत्तू जी? मुझे पता था कि तुम अच्छी तो लगोगी, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी लगोगी। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। दादी, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? मेरी पोती ऐसी लग रही है जैसे चांद से कोई परी आई हो। बेली, सारी तैयारी हो गई है, तुम आकर केक काटो। आइए चाची। एक असफल हुई तो क्या, दूसरी तो है ना भैरव। उस केक में पटाखा है, जैसे ही लाइट जलेगी एक जोर का धमाका होगा जिससे चेहरा पूरा जल जाएगा। तब हम बेली को देखकर हंसेंगे। माया दीदी, क्या हुआ? अपने कान क्यों बंद करी हो? दीपावली आने में अभी समय है। हम तो सिर्फ मोमबत्ती जला रहे हैं, कोई पटाखे नहीं जला रहे। आओ।
भैरव, मैंने क्या कहा और तुमने क्या किया? अरे तुमने जैसा कहा मैंने किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। माया, तुम ऐसी क्यों खड़ी हो? तालियां बजाओ। हाँ हाँ मुत्तू जी। माया, अगर मोमबत्ती नहीं फटी लेकिन गुब्बारे में तो गंदा पानी भरा है, वो फटेगा और उसके ऊपर पक्का पानी गिरेगा। देखते हैं ना। बेली, चलो केक काटो। ठीक है मुत्तू जी। दीदी, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और तुमने भी। कुछ ना कुछ तो छूट गया है, नहीं तो अब तक फट गया होता। माया, तुमने जो साड़ी काटी है वो ऐसी ही है, तो हमारी योजना कैसे सफल हो सकती है? माया दीदी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ ना। जन्मदिन मुबारक हो बिल्ली। धन्यवाद माया दीदी। मेरा तोहफा कहाँ है? तोहफा? हाँ, वही तोहफा जो आपने गायब कर दिया। अरे छोड़ो, मैं मजाक कर रही थी। आप तो बहुत घबरा गई। देखो देखो। बेली, क्या केक काटने वाले के चेहरे पर थोड़ा केक नहीं लगाना चाहिए क्या? माया, तुम जरा साइड हटो। कोई भी चीज ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए मैं इसे और एक तोहफा दूंगी। बेली, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। ढैंटड़ैं। ढैंटड़ैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये खूबसूरत पायल लाई हूँ। कैसी है? हरिणी, मैं काफी दिनों से ऐसी पायल पहनने का सपना देख रही थी। देखो, तुमने लाकर दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेली, मुझे भी तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहिए ना। वो तोहफा ऐसा होना चाहिए जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आमतौर पर सभी लोग जन्मदिन पर तोहफा देते हैं, लेकिन मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें जो तोहफा चाहिए वो मैं लाकर दूंगा। ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा तोहफा चाहिए। जल्दी जल्दी, मेरे पास उतना समय नहीं है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरा घर ही मांगने वाली हो। अगर घर मांगोगी तो देने में समय लगेगा, सोच लो। अरे मुथु जी, पता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, वैसे ही आप इस घर के राजा हो और ये आपका महल है। ठीक है, अब जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुथु जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है, ना मत कहना बस। पर वो आपके लिए बहुत ही पसंदीदा चीज है। सब कुछ आपके हाथ में ही है। मुझे बताओ, आप दोगे कि नहीं? मुझे ही चुनौती दे रही हो। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। मुझे ना आपकी पहनी हुई चेन चाहिए मुथु जी। मेरी चेन? मुझे पता है आपने वो चित्रा दीदी की याद में पहनी हुई है। अगर आपको ठीक लगता है तो दीजिए। मुझे पता है कि आप चित्रा दीदी से कितना प्यार करते हो मुथु जी। अगर आपको ठीक लगता है तो दीजिए, वरना रहने दीजिए। नहीं नहीं,
मुझे पता है तुम्हें चित्रा कितनी पसंद है। जब वो गुजर गई थी तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही हुआ था। उस समय तो मुझे होश भी नहीं था। ये सब याद करके मुझे बहुत दुख होता है। मैं भी कहाँ तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें दुखी कर रहा हूँ। आपको हमेशा चित्रा दीदी के साथ रहना चाहिए था मुत्थु जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए अगर मैं उनकी वो चेन पहनूंगी तो मुझे हमेशा लगेगा कि चित्रा दीदी मेरे आसपास ही है और मेरा दिल भी बहुत खुश हो जाएगा। अब दीजिए ना चैन। सिर्फ चैन ना, अभी देता हूँ। अब कैसा लग रहा है? चित्रा तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है ना? मुझे पता था आप मेरे साथ रहेंगे मुत्थु जी, लेकिन ये चेन पहनने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए मुझे। ए, सब काम आज ही खत्म मत करो, कुछ काम कल के लिए भी बचा कर रखना। चाची, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जाकर आता हूँ। और हाँ, आपको और दादी को खाना खाकर ही जाना है। अगर आप खाना खाकर नहीं गए तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है ना? इतनी छोटी सी बात पर क्यों परेशान हो रहे हो? हम खाना खाकर ही जाएंगे, तुम चिंता ठीक है। मत करो। माया, मैं जाकर आता हूँ, तुम सबका ध्यान रखना। ठीक है मुत्तू जी। बेली, कुछ भी लगे तो फोन करना। ठीक है मुत्थु जी। चलता हूँ चाची। पुष्पा, खाना अच्छा बना था ना? हाँ माँ जी, हमारी बिल्ली को जो पसंद है वही खाना बनवाया था मुत्तू ने। माँ जी, जब मुत्तू हमारे घर आया था तब मैंने उसे जो मन में आए वो कह दिया था। फिर भी मुत्तू ने वो बात अपने दिल पर नहीं ली। बिल्ली के जन्मदिन के लिए उसने इतना सारा खर्च भी किया है। हमारी बिल्ली को लेकर मुत्तू के मन में प्यार तब भी था और आज भी है, और वो हमेशा रहेगा, है ना माँ जी? हाँ पुष्पा, तुम सच कह रही हो। बिल्ली क्या कम है क्या? देखो, हमें यहाँ छोड़कर मुत्तू के लिए खाने का डब्बा लेकर चली गई। दीदी, हमारे जानने वालों में से ही किसी एक की अच्छी लॉटरी लगी है। दिन रात कुछ नहीं देखते, पूरे दिन काला चश्मा पहनकर घूमते रहते हैं। सच में माया? कौन है वो? आपने कभी वो कहावत नहीं सुनी दीदी? जब किसी गरीब को धन मिलता है तो वो आधी रात को छाता लेकर घूमता है। ये लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। मौन मर्यादा तो है ही नहीं। सुबह होते ही भीख मांगने के लिए यहाँ चले आते हैं बस। माया, ये तुम भिखारी किसे कह रही हो? मैंने तो किसी और के लिए कहा था, लेकिन आपको बुरा लगा है तो शायद आप ही भिखारी होंगे। ज्यादा बोला तो चप्पल से मुंह तोड़ दूंगी। तुम मेरे घर आकर मुझे चप्पल से मारने की धमकी दे रहे हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर कब से हो गया? ये मुत्तू का घर है, इस पे तेरा और मेरा नहीं, मुत्तू का अधिकार चलेगा। 4 दिन की मेहमान बनकर आई थी और यहीं पे बस गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? मुत्तू के सामने नाटक करके उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए भगवान भी तुम्हारी शादी नहीं होने दे रहे हैं। मेरी शादी के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्यों? अब तुझे मिर्ची लगी क्या? शादी से पहले ही घर में आकर रहने वाले को हमारे यहाँ कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं बता दूं क्या? ए पुष्पा, जब मुझे गुस्सा आता है तो
बिना कुछ सोचे समझे ऐसा हाल कर देती हो कि वो तड़प तड़प कर मरना चाहिए। उम्र में तुमसे बड़ी हूँ मैं। बड़ों को कैसे इज्जत देते हैं तुम्हें नहीं पता? खुद को पढ़ी लिखी और समझदार कहती हो ना? अकल से काम नहीं चलेगा, संस्कार भी होने चाहिए। और वो संस्कार तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेंगे। थू, कलंकिनी कही की। तेरी बेटी में बहुत संस्कार है, इसीलिए वो रोज इस घर में मुत्तू जी को देखने आती है, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हें भी पता होगा। है, मुंह बंद कर तेरा। तुझे पता है कि गांव के लोग तेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरा व्यवहार सही नहीं है। पहले उसे ठीक कर। अगर तू मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बुरा बोलेगी तो मैं उसे सहन नहीं करूंगी। अगर अभी खुद को नहीं सुधारा तो आगे जाके पछताओगी। गांव के लोग हजार बातें करते हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करती। वैसे भी अपनी बेटी को इस घर में भेजती हो ताकि संपत्ति मिल सके। तुम्हारे जैसे लोग अभी भी इस धरती पर जिंदा हैं। इस संपत्ति को लेकर जाओ और किसी लाश पर डालो। हम मेहनत कर कर जो कमाते हैं उसमें खुश है। तुम्हारे जैसे दूसरों के पैसों पर नहीं पलते। सिर्फ 1 रुपया अपनी मेहनत से कमा के दिखा तो मैं तुझे मान जाऊंगी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कितनी कोशिशें की है, फिर भी भगवान की कृपा से हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तेरी ये फालतू बातें मैं नहीं सुनूंगी। मुझे तेरे जैसे पैसों का लालच ना है न कभी रहेगा। मेरी बेटी तेरी तरह जायदाद के लिए शादी नहीं करेगी। मेरी बेटी तुमसे पहले ही मुत्तू से प्यार करती है। मुत्तू के पिताजी को भी ये शादी मंजूर थी। उसी शादी के बात करने के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे। अगर मुत्तू नहीं होता तो मेरी चप्पल भी यहाँ तक नहीं आती। तुम्हारी तरह दौलत के लिए बाप और बेटी यहाँ जाल नहीं बिछाते। तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगी। कौन सी मर्यादा? हम लोग चुपचाप जा रहे थे, हमें बुलाकर अपमान किया और अभी माफी मांगने के लिए बोल रही हो? उल्टा तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए बुरा व्यवहार करने के लिए। पुष्पा, तुम उससे क्या बात कर रही हो? ये औरत नहीं है, औरत के रूप में राक्षसी है। इसको दूसरों का खून चूसने की आदत हो गई। तुम इससे क्यों उलझ रही हो? ये आप क्या बोल रही हो? माया की मुत्तू भैया से शादी हो रही है जानते हुए भी आप उसका अपमान कर रहे हो? शर्मिला, जब इसने मुझे भिखारी कहा तब तो तुम चुपचाप थी। अब तुम बोल रही हो। तुम भी मेरी बेटी समान हो, फिर भी तुम ऐसी बात कर रही हो। लड़कियों को झुककर चलना चाहिए। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। वो अहंकार घर को आग में भस्म कर देता है। इससे घर में कभी रोशनाई नहीं होगी। शर्मिला, ऐसी गंदगी को घर पर रखकर पाल रही हो, पहले इसे उठाकर बाहर फेंको। देखो, बेल्ली इस घर की बहू नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन ये घर की बहू बनी तो एक ना एक दिन घर के सारे लोगों को बाहर कर देगी। इसलिए मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ये मेरी बात अच्छे से ध्यान में रखना। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्या करोगी तुम, बोलो? हाँ, क्या करोगी तुम? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कितनी कोशिशें की है, फिर भी भगवान की कृपा से हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बेटी कैसे सुखी रहती है। मेरी नजरों के सामने मुत्तू जी से शादी करेगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? कभी नहीं। कभी कभी नरक यात्रा का अनुभव करना चाहिए और वो मैं करवाऊंगी। मेरी बेटी को नरक यात्रा करवाओगी? मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, लेकिन आज मैं अपने दिल से कह रही हूँ, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगी। तड़प तड़प कर मरोगी तुम। मेरा श्राप तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। बर्बाद हो जाओगी तुम। पुष्पा, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो मेरे साथ।
चलो। देखा दीदी, मेरे बारे में कैसे बुरा बोलकर जा रही है। जिसने मुझे श्राप दिया है वो मेरे सामने ही अपने परिवार समेत मरनी चाहिए और मैं उसे देखकर खुश हो जाऊंगी। जाने दो माया, तुम तो समझदार हो ना। नहीं दीदी, नहीं होगा। अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो सर पर बैठ जाएंगे। अभी के अभी पापा को फोन कर कर इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी माया नहीं। ए पुष्पा, तुझे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। आज जो कुछ भी तूने मुझे कहा है उसे मैं ब्याज समेत तुझे वापस कर दूंगी। तुझे तो मैं खत्म ही कर दूंगी। तुम्हारी जैसी बुढ़िया को अगर इतना घमंड है तो मेरी जैसी को कितना होना चाहिए। मैंने कितनी सारी योजनाएं बनाई थी कि बेली का आगमन सही तरीके से नहीं होना है, उसे खराब करना है। लेकिन क्या हुआ? मैंने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बिगड़ गया। कौन है जिसने ये सब कुछ किया? कोई मतलब नहीं बन रहा है। ये सब कैसे संभव है? मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी ये कैसे संभव है? हाँ, अब पता चला, अब सब समझ आया। ए चित्रा, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, ये समझ में आ गया। मैंने अपने हाथों से काटी हुई पायल कैसे एक हो गई? इतना ही नहीं, मैंने अपने हाथों से काटी हुई साड़ी वो भी पहले जैसे हो गई। ये सब कैसे हो सकता है? आज के दिन बिल्ली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए था, ये मैंने तय किया था। लेकिन क्या हुआ? जो सोचा था सब कुछ बिगड़ गया। ए चित्रा, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, बताओ। क्यों? तुझे डर लग रहा है क्या? तेरे सवालों का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हंस रही हो? हंसो हंसो, आज तुम्हें बहुत हंसना चाहिए ऐसे लग रहा है। हंसो, क्योंकि आगे हंसने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तू बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं तो सोच रही थी कि कोई बात नहीं, इसे जाने दो, लेकिन तुम ज्यादा ही कर रही हो। ऐसे मुझे खड़े खड़े देख क्या रही हो? मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त इसी पल खत्म कर सकती हूँ। तुझे किसने मारा, कैसे मारा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तेरी मृत्यु का कारण किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये तू देखना चाहती है क्या? तुम तो बेली का जन्मदिन भी खराब नहीं कर पाई, तो फिर किसकी हिम्मत पर मुथु जी से शादी करने की चुनौती दी है तुमने? बताओ। इतना बुरा करने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तो सोचो हमेशा अच्छा करने के बाद मेरे पास कितनी हिम्मत होगी। मैं एक चुटकी में सब कुछ राख कर सकती हूँ। ये सब किसने किया पूछ रही थी ना? तो अब ध्यान से सुनो, ये सब कुछ मैंने ही किया है। चाहे बेली के लिए जितना भी बुरा कर लो, लेकिन मैं उससे अच्छे में ही बदल दूंगी। और ये भगवान से दी गई शक्ति है मुझे, क्योंकि वो तुमसे 100 गुना आगे है और आगे बढ़ती रहेगी। मैं हमेशा बेली की रक्षा करती रहूंगी। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा करना है तो पहले तुम्हें मुझसे पार पड़ना होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे चुकी हूँ कि मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, और अब मैं यही कर रही हूँ। मुथु जी और बेली को अगर कोई भी परेशान करेगा तो मैं उनकी रक्षा के लिए तैयार रहूंगी, और यही मेरा कर्तव्य है। तुम रोज बेली को परेशान करती हो, लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगी।
ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वर मांगने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता तुझमें है क्या? बेली की बराबरी करने की तुम कभी सोचना भी मत। मैं हमेशा बेली की रक्षा करूंगी, और अगर तुम्हें उसके साथ कुछ बुरा करना है तो पहले मुझे पार करना होगा, और ये बात हमेशा से याद रखना। ए चित्रा, कहाँ जा रही हो? मुझे चुनौती दे रही हो? तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं तुम्हें हर जगह से साबित करके दिखाऊंगी, देखती रहो। तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि और परेशानी होगी अगर तुम्हें और तकलीफ नहीं दी तो। माया, ये क्या हुआ तुम्हें? अकेले में किससे बातें कर रही हो? अभी अभी चित्रा आई थी, मैंने उससे बात की। अब तो वो ज्यादा ही परेशान करने लगी है भैरव। हमें इसका रास्ता निकालना ही होगा, नहीं तो आज हमने जो योजना बनाई थी उस पर भी उसने पानी फेर दिया। वो हर जगह हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है। आज जो भी हुआ उसी की वजह से क्या? हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, उसे ऐसे ही छोड़ेंगे तो हमें परेशानी होगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। नहीं माया, शांत हो जाओ। जितना मैं गुस्सा करती हूँ उतनी मुझे तकलीफ होती है। मुझे दर्द होता है, उससे चित्रा को खुशी मिलती है। शांत हूँ मैं, बिल्कुल शांत हूँ मैं। मुझे खुशी हो रही है। देखो, मैं हंस रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। भैरव, अभी पापा को फोन करो। फोन करो और यहाँ आने के लिए बोलो। हाँ, करता हूं। बेटी, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। मुझे भी शांति चाहिए पापा, लेकिन क्या करूं? वो ऐसा करती है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए इस बार चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमें कदम सही से रखने होंगे। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे नहीं चलेगा। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जीतना है या मरना है। एक तो जीतकर सिंहासन पर बैठना है, या फिर मरकर शमशान जाना है। ये मेरे लिए सम्मान का प्रश्न है। तुम कितना भी कुछ करो, लेकिन तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कहा था ना। लेकिन इस बार एक बहुत शक्तिशाली मांत्रिक को हमें बुलाना पड़ेगा पापा। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना बेटी, पहले के मांत्रिक माँ जैसे ये लोग डरकर भागने वालों में से नहीं है। आत्माओं को पकड़ने में ये बहुत माहिर है, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे। इनके सामने भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच ये कुछ भी नहीं है बेटी। बंदी बनाना तो एक तरफ से ठीक है, लेकिन वो चित्रा इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए उसे नष्ट करना होगा। मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा थी पापा, कि मेरी और मुत्तू जी की शादी हो जाए। लेकिन इन सारी बातों से ज्यादा मुझे उस चित्रा से नफरत होने लगी है। उसकी एक समस्या हल हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं पापा। बेटी, इस बार तुमने जो सोचा है वैसे ही होगा। इस चित्रा को हम इस बार काबू में कर ही लेंगे, ये तो एकदम सच बात है। ठीक है, तो अभी उस मांत्रिक को फोन करके ये बात बताओ। ठीक है बेटी। हेलो, मैं भार्गव बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या काम है? हाँ जी, नमस्ते। मैं नीलकंठ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, याद है, उस दिन आपसे आपकी समस्या के बारे में बात हुई थी। बोलिए। पंडित जी से। पंडित जी तपस्या के लिए हिमालय गए हैं, कल वापस आएंगे। कल एक दिन यहाँ रहेंगे, तभी आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ आए तो सीधे उनसे बात करके आगे का काम शुरू कर सकते हैं। क्या कल पंडित जी से मैं और मेरी बेटी मिलने के लिए आ सकते हैं? निश्चित रूप से, मैं उनसे बात करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। बेटी, हम कल ही जाकर पंडित जी से मिल सकते हैं। उनसे मिलकर ही आगे क्या करना है ये पूछेंगे। चलते हैं पापा। ये पूजा उसकी जिंदगी की आखिरी पूजा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे काम में कभी बाधा नहीं आएगी। अगर चित्रा की समाप्ति नहीं होती है तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। चित्रा, तुम्हारे विनाश का समय बहुत करीब आ रहा है। दिन की गिनती मत करो, तुम्हें अच्छे से भेज दूंगी।
बेटी इतनी परेशान क्यों? जब तक मैं मांत्रिक से नहीं मिलती मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। उनसे एक बार मिलकर उन पर विश्वास हो जाए तभी मुझे शांति मिलेगी। जरूर कोई ना कोई है जो चित्रा की मदद कर रहा है ताकि उसकी शक्ति वापस आ जाए। लेकिन इस बार उसका नाटक बंद कर कर ही मेरे मन को शांति मिलेगी पापा। तुम अब ऐसा सोच रही हो ना, उसी में ही हमारी आधी जीत हो गई है और अब पूजा करने के बाद हम पूरी तरह से जीत जाएंगे। तुम चिंता मत करो। चलो चलो चलते रहो। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। कहाँ हो? आओ, मेरे सामने आओ। रुको। तेरी ताकत चाहे जितनी भी हो, मेरे सामने तेरा खेल नहीं चलेगा। आओ, मेरे सामने आ जाओ। यहाँ हो, आओ, मेरे सामने आ जाओ। आओ, इस चौखट में आ जाओ। रुको। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तुम्हें यहाँ पर किस तरह से लाना है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तेरे बस की बात नहीं है, यहाँ से निकल जा। मुझे निकलने के लिए कह रही हो? ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ए, क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे आग लग गई यहाँ तो। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। यहाँ पे भी आग है, कहाँ से जाऊँ? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। आग लगी है यहाँ पर। जल रही हो? अगर तू जल रही है तो इसमें आ जा, इसमें आकर बैठो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं तो ये आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। नहीं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, इसमें आकर बैठो। मैं आग में जल रही हूँ, मुझे जाने दो। तुझे जाने दो क्या? अभी भी बोल रहा हूँ कि इसमें आ जा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पंडित जी, ये लीजिए। आपने बहुत उपकार किया हम पे। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। कल्याण हो। मैंने आपको परेशान करने वाले भूत को बंदी बना लिया है। अब से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। घर की शुद्धि करवा ले, फिर चाहे जितने साल चाहे वहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम चलते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं नीलकंठ। हमारी बात हाँ, हुई हाँ, थी। पता चला। पिताजी अंदर है। हाँ आओ बेटी, बैठिए। क्या मैं बात कर सकता हूँ? थोड़ी देर रुकिए, अभी मैं ध्यान में हूँ। अभी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। आप अपने इष्ट देवता को मन में स्मरण करें। आप अपने दाएं हाथ आगे कीजिए। देखिए, आपकी समस्या तो बहुत छोटी है। ठीक है,
बताइए मैं क्या कर सकता हूं, बोलिए। अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं ही आपको बता देता हूं। वो लड़की उस लड़के की पहली पत्नी है जिससे ये शादी कर रही है, और वही इसकी समस्या है, और उसका नाम है चित्रा, है ना? हाँ पंडित जी। क्या मैं आपको एक और आश्चर्य दिखाऊं? चलो अपना दाया हाथ आगे करो। ये वही है ना चित्रा? दुनिया में इस तरह नफरत के चलते दुख और मौत बढ़ रही है। उसे तुम्हें मारने का इरादा नहीं है। अभी चित्रा का तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ देने का इरादा जरूर है। इस विधि लिखित को सिर्फ मैं ही नहीं, चाहे कोई भी आए फिर भी इसे बदल नहीं सकता। मतलब हमारी मौत होने ही वाली है? ऐसा हो भी सकता है, पर इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इस महीने में मैंने पहले से ही बहुत सारे काम ले लिए हैं, इसलिए अगले महीने के अंत में मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। अरे बाप रे, कृपया ऐसे मत कहिए पंडित जी। हमें कितनी तकलीफें हो रही है क्या आपको पता है? उस घर में एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे मौत सामने खड़ी है। अगर आप नहीं आए तो किसी न किसी की जान तो जरूर जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मैं सच कह रही हूँ, और हमने शादी की तारीख भी तय की है पंडित जी। कृपया बड़ा दिल करके ये एक उपकार कर दीजिए, हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप जरा रुकिए। ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां पर आने में मुश्किल होगी। क्या करूं? पिताजी, मैंने पहले से ही आपसे सारी विद्या सीख चुका हूं। मुझे आत्मा को बांधने का साहस है। अगर आप कहे तो मैं इनके साथ जा सकता हूं। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। तुम जो कह रहे हो उसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरी सारी विद्या मुझसे सीख चुके हो। इसलिए ये काम तुम अवश्य कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है। तुम चिंता मत करो, हिम्मत से आगे बढ़ो, काम खत्म करके आओ। पंडित जी कृपया आप गलत मत समझिए, मेरी एक विनती है। आप स्वयं आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। आप आएंगे तभी उसे बांधना संभव होगा। अभी तक उसे कोई बांध नहीं पाया पंडित जी। भार्गव, पिताजी, ये आत्मा बहुत कम उम्र में पीड़ा सहकर मरी थी। उसमें गुस्सा और द्वेष भरा हुआ है। केवल मैंने जो आपको 16वां पाठ बताया है, उससे ही इस शक्ति को बांधना संभव है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये शक्ति पलटवार कर सकती है। इस काम को तुम्हें बहुत सावधानी से करना होगा। प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधे जाल बिछाकर उसे बंदिस्त करो। समझ गए ना? ठीक है पिताजी, मैं इस काम में सफल हूँ
ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जीत कर आना। आप लोग निकल सकते हैं, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है पंडित जी, हम निकलते हैं। आपका कल्याण हो। आपके धोती को आग लग गई। रुको, पानी लेकर आता हूँ। ये ले लो, पानी डालो। किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहे थे, लेकिन आग लगकर अपशकुन हो गया है। रुको, मैं जाकर पिताजी को बोलकर आता हूँ। नहीं, अगर तुम अचानक जाकर पिताजी को ये बताओगे तो वो परेशान हो जाएंगे। ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिताजी की तरफ से मुझे ये पहला काम मिला है, मुझे ये पूरा करना ही होगा। मैं उस आत्मा को जरूर बंदिश करूंगा, तभी पिताजी को मुझ पर विश्वास होगा। जिंदा हूँ इस चेन को कुछ नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये मुझे मुत्तू जी ने दी हुई है, और दूसरी बात ये है कि इसमें चित्रा दीदी की तस्वीर है। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? भाई वो लड़की इधर ही आ रही है। जन्मदिन पर मुत्तू जी ने ये मुझे चेन दी थी। ये मेरे लिए मंगलसूत्र जैसी थी, पर तुमने ये खुशी मुझसे छीन ली। हे माँ चामुंडेश्वरी, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। कुछ भी करके मुझे मेरी चेन वापस ला कर दो। मुझे मेरी चेन चाहिए। हाँ संजय, तुम तैयार हो ना? मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है भैया भैया भैया, मुझे जरा अपना फोन दे सकते हैं क्या? मुझे एक जरूरी फोन करना है। हाँ हाँ, ये लीजिए ना। हेलो मुत्तू जी। बेली, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मेरे जन्मदिन पर जो आपने मुझे चेन दी थी ना, आपके लिए मैं खाना लेकर आ रही थी ना, तो किसी ने चुरा। अरे बाप रे, तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं ना? नहीं मुत्तू जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी चेन चली गई। अरे बेली, चेन चली गई तो जाने दो, तुम पहले घर आ जाओ। नहीं मुत्तू जी, मुझे वो चेन चाहिए बस। मैं मंदिर वाली सड़क पर हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस थाने जाकर शिकायत करते हैं। बेली, पहले मेरी बात को समझो। पुलिस में शिकायत बाद में करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। पहले तुम घर आ जाओ, जिद मत करो। नहीं मुत्तू जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बेली, पहले मेरी बात सुनो। दिन में हजारों चेनों की चोरी हो जाती है, क्या हम सबको ढूंढते फिरेंगे? चेन की बात छोड़कर पहले घर आ जाओ।
मुत्तू जी, देखिए, अगर आपकी बात हो गई है तो मुझे फोन दे दीजिए। आपका धन्यवाद भैया। अब ये क्या करेगी पता नहीं मुझे। मैं आपके सामने क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके मुझे चेन ढूंढ कर दीजिए ना। जरा हाथ दिखाइए। आपके हाथ से तो खून बह रहा है। पहले आप पट्टी करवा लीजिए। शिकायत तो बाद में भी कर सकते हैं। आपको दर्द नहीं हो रहा है क्या? मुझे इसका दर्द नहीं हो रहा है, चेन चोरी हो गई, उसका दर्द ज्यादा हो रहा है। देखिए, हम भावनाओं के आधार पर काम नहीं करते यहाँ। फिर भी आपकी चेन जिसने भी चुराई है ना, जितनी जल्द हो सके हम उन्हें जरूर ढूंढ कर निकालेंगे, ठीक है ना? राजश्री जी, जी साहब। यहाँ आइए। इस लड़की को ले जाकर पहले फर्स्ट एड करवा दो और उसके बाद शहर में जितने भी ज्वेलरी की दुकानें, सोना पिघलाने वाले घर, गिरवी रखने वाली दुकानें हैं ना, इन जगह पर फोन करके पता करो कि कोई चेन गिरवी रखने आया है क्या। अगर आया रहेगा तो उसे वही बिठाकर हमें तुरंत फोन कीजिए। हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। ये काम जल्दी होना चाहिए। ठीक है साहब। देखिए, ये तुम्हें फर्स्ट एड दे देंगी। आप डिटेल्स देकर जाइए। चेन मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। राजश्री जी, इस लड़की को लेकर जाइए और फर्स्ट एड करवाइए। ठीक है साहब, चलिए। अरे नहीं साहब, जब तक मेरी चेन नहीं मिलेगी मैं यहाँ से घर नहीं जाऊंगी साहब। देखिए, मैं तुम्हारे केस को देख रहा हूँ। ऐसी जिद मत करिए, आप घर जाइए। मेरी जान गई तो भी चलेगा साहब, पर मैं चैन के बिना नहीं जाऊंगी। इस जमाने में मंगलसूत्र खोने पर भी लोग परेशान नहीं होते। तुम एक साधारण चेन के लिए रो रही हो। अरे साहब, वो साधारण चेन नहीं है। मेरे मुत्तू जी ने वो चेन मुझे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। जैसे लड़कियों के लिए मंगलसूत्र जरूरी होता है, वैसे ही वो चेन मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। उसमें मेरे मुत्तू जी और चित्रा जी की तस्वीर भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। किसी भी तरह मुझे मेरी चेन ढूंढ कर ला दीजिए। जब तक आप उसे ढूंढ नहीं लेते ना, मैं आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं यही बैठी रहूंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। देखिए, आज तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसे ढूंढने में 2-3 दिन चले जाएंगे। आप कोशिश करेंगे तो आज ही मिल सकती है साहब। आपने जैसे कहा, अगर उन चोरों ने वो चेन दे दी होती, बेचारे, उन लोगों को क्या तकलीफ थी क्या पता। अगर वो मुझसे पैसा मांगते ना तो मैं उन्हें पैसा भी दे देती, पर वो तो मेरी चेन ही चुरा कर ले गए। मैं पहले ही उन्हें बहुत शाप दे चुकी हूँ साहब। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उनके भी माँ बाप रहेंगे ना, फिर उन्हें कौन संभालेगा? जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, उनके बारे में भी तुम अच्छा ही सोचती हो। भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे जैसे लोग लाखों में एक होते हैं। तुम अभी ज्यादा मत सोचो, तुम जाओ और फर्स्ट एड करवा लो। मैं ढूंढता हूँ उन्हें, ठीक है? राजेश्वरी, इन्हें ले जाओ। सुनिए सर। हाँ जी, बोलिए। आपने जिस लड़की के बारे में पूछा था सर, वो इस गांव के जमींदार के बेटे मुत्तूराज की चाची की बेटी बेली है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो, मुत्तू जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं मुत्तू बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सिटी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपके यहाँ से बेली नाम की लड़की पुलिस थाने आई है। बेली पुलिस थाने आई है? हाँ जी, उनकी एक चेन खो गई है, इसलिए वो शिकायत दर्ज कराने आई है। हमने उनसे कहा कि हम आपकी चेन ढूंढकर आपको वापस कर देंगे, पर चेन मिलने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा वो कह रही है। अगर आप एक बार स्टेशन में आ जाते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। ठीक है साहब, मैं अभी आता हूँ।